तो हम जैसे ही दो दोस्त उतरे गाड़ी से और टाइगर किल की ओर बढ़े, उस समय डियर जिंदा था। तो जैसे ही हम उसके पास पहुँचे तो टाइगर ने हमें चार्ज किया और उस दिन लगा कि आज ये लाइफ का आखिरी दिन है। गाड़ियों के आगे आना उनका बड़ा शौक़ था। गाड़ियाँ आएँ और वो अपने को शो करते थे कि भैया टूरिस्ट आए हैं, ये खाली ना जाए। और जिस समय टाइगर मूव होता है तो पूरे जंगल में एक अलग धमक होती है। फीमेल आगे भाग रही है ऊपर नीचे पहाड़ों में और टाइगर भी उसके पीछे जा रहा है। फिर वो एक दूसरे को किस विस कर रहे हैं। जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो एक दिन हमने उनको प्रॉपर मतलब होमोसेक्सुअल वो दोनों थे, तो वो हमने देखा और वो फोटोग्राफ भी किया उनको। तो हम ऐसे ही कर रहे थे तो पास में कुछ आवाज़ आई, मैंने सोचा वाइल्ड बोर वगैरह होंगे। हम थोड़ा सा अंदर बढ़ गए तो देखा तो सामने हाथी। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ एलिफेंट, कह रहे ओके एलिफेंट, तो फ़ोटो खींच रहे हैं। अरे मैंने बोला भागो भाई, तो समझ में नहीं आया तो फिर मैंने दौड़ लगाई तो तब मेरे पीछे भाग के आए। टाइगर तो आज भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफर के लिए मायने नहीं रखता है। अगर आदमी आके यहाँ पे सुबह से शाम केवल ऑक्सीजन ही ले ले तो वो अपनी लाइफ को एक दिन में 10 दिन की तो लाइफ बढ़ा के जाएगा ही जाएगा। हर जानवर या बर्ड्स में एक डॉक्टर भी छिपा है और नेचर ने उनको बताया हुआ है कि इस चीज़ से आपका इलाज होगा। नमस्कार, शेर खां के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। और हमने वादा किया था कि हम आपके इस नए सीज़न को जंगल से करेंगे। तो हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं और हमारे साथ बहुत ख़ास शख्स हैं, करण साहब, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले 30 सालों से ये जंगल में ही अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। करण एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। करण टाइगर ट्रैकिंग जानते हैं। करण बर्ड्स की दुनिया को समझते हैं। करण मछली की दुनिया को समझते हैं। करण स्नो जो स्पोर्ट्स होता है उसके बहुत बड़े जानकार हैं। करण, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए इस खूबसूरत जगह। वेलकम सर। बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। क्या खूबसूरत जगह है यार, इतनी अच्छी बर्ड्स बोल रही हैं। मैं सोच रहा था 10 सेकंड रुकता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि कौन सी बर्ड बोल रही थी। करण, आपके पीछे जो बर्ड्स बोल रही हैं, सामने भी बोल रही हैं, कौन सी बर्ड्स हैं? अभी जो साउंड समझ में आ रहे हैं स्टॉकबिल किंगफिशर के हैं और ग्रे हॉर्नबिल भी अभी क्रॉस हुई यहाँ पे से। वाह, कॉर्बेट में तो ग्रेट हॉर्नबिल भी बहुत हैं। ग्रेट हॉर्नबिल का नंबर कॉर्बेट पार्क में बहुत अच्छा है। और इंडिया की जो सबसे बड़ी बर्ड्स हैं जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ग्रेट स्लेटी वुडपेकर हो गया और स्टॉकबिल किंगफिशर, क्रेस्टेड किंगफिशर, इनका नंबर जो और स्पॉट बेलेड ईगल आउल, जितनी भी लार्ज बर्ड्स हैं हमारे इंडिया की, तो कॉर्बेट में है। करण, इतने सालों से मैं पहली बार जब जंगल आया तो आप ही के थ्रू मैं जंगल, मतलब आप हमारे साथ सफारी पे थे। ये जंगल का जो आप में जुनून पैदा हुआ वो कब हुआ और क्यों हुआ, ये हर किसी से पूछता हूँ, तो यही सवाल मेरा आपसे भी है। जंगल का 93 में हमारे फादर साहब सबसे पहले गाइड बने कॉर्बेट पार्क के जी। तो उस दिन लगा कि अब यहाँ से हमारा फैमिली का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत सिंपल एक गांव में रहते थे और खेती बाड़ी से ही हम अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब फादर साहब पहले गाइड बने पार्क के तो उस समय से फिर महसूस हुआ। फिर 95 से मैंने पहली जिप्सी लेके और एज ए ड्राइवर फिर अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया। कमाल की जर्नी है करण, बहुत अच्छे मतलब साइटिंग को लेकर मुझे पता है कि जब आप टाइगर ट्रैक करते थे कॉर्बेट में, तो कई बार मतलब खतरा मैं नहीं कहूँगा होता है, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगा हो कि आज, जब शुरुआती दौर में, कि आज फंसे आज। हाँ, कई एक बार का मैं बताऊँ, 97 में हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ मूवी का प्रोजेक्ट था। तो टाइगर ने हमारे गाड़ी के आगे एक डियर को किल किया और मुझे 2 साल हो रहे थे और वो पहला मेरा टाइगर को मेरे सामने किल करते हुए मैंने देखा। और टाइगर हमारी गाड़ी की आवाज़ से वो टाइगर छोड़ के किल को चला गया। और हम डियर को बचाने के लिए हमने सोचा चलो इसको ले जाएंगे, और सरअब्दुल्ली गेस्ट हाउस पास में था कि वहाँ डॉक्टर से इसका इलाज कराएंगे डियर का। तो हम जैसे ही 2 दोस्त उतरे गाड़ी से और टाइगर किल की ओर बढ़े, उस समय डियर जिंदा था। तो जैसे ही हम उसके पास पहुँचे
तो टाइगर ने हमें चार्ज किया और उस दिन लगा कि आज ये लाइफ का आखिरी दिन है। हालांकि ये देखा जाए तो आपने टाइगर को और नेचर के बीच में दखल दिया, नहीं, लेकिन दखल दिया उस समय, मतलब अब ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं थे, और कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए और शायद कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी टाइगर कि या किसी भी प्रे के लिए कोई अगर वो किसी को मारता है तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना है। उसे पार्ट ऑफ नेचर, वो तो जी प्रकृति का नियम है। कारण यहाँ पे 1000 तरीके के लोग आते हैं। मैंने कई बार देखा है, मैं बर्ड्स पे पहले आऊँगा, कि जो बर्ड्स देखने वाले आते हैं वो एक अलग दुनिया के लोग होते हैं, जो बर्ड्स को ही देखना पसंद करते हैं। उनके सामने टाइगर बैठा हो तो देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। किन किन देशों से लोग आपके पास आते हैं बर्ड्स को? सबसे ज़्यादा इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, और वियतनाम हो गया, और कुछ अदर कंट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ से काफ़ी बर्डर आते हैं और वो टाइगर से ज़्यादा वो पसंद करते हैं बर्ड्स देखना। कई बार हमें कई जिप्सियाँ आती हैं हमारे पास, बोलती हैं वहाँ पे टाइगर बैठा है, आप भागो। हमारे गेस्ट कहते हैं नहीं भाई, हमें बर्ड्स देखने आए हैं, हमें बर्ड्स देखना है, हम टाइगर नहीं चाहिए। क्या बात है। क्योंकि बर्ड्स में भी कुछ बर्ड्स वो टाइगर से ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। और आप कुछ बता रहे थे ना, ये मेंटेन करते हैं कुछ अपना डेटा वगैरह? हाँ, ये चेकलिस्ट प्रिपेयर होती है और फिर वो अपनी अपनी कंट्रीज़ को चेकलिस्ट भेजते हैं। जो उनका और इंडिया का टूर होता है या किसी अदर कंट्री का टूर होता है, तो चेकलिस्ट प्रिपेयर होती है कि कौन सी बर्ड किस समय देखी हमने और कितना नंबर देखा पूरे इस ट्रिप के दौरान, तो वो सारा डेटा वो मेंटेन रहता है। एक आपने बड़ा अच्छा किस्सा बताया, कुछ जापानीज़ थे लोग जिनको आप बर्डिंग के लिए ऑफकोर्स ट्रैक करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, और कुछ एक बात हो गई थी वो। हाँ, वो उसमें हुआ क्या कि हम मेरे साथ 33 फॉरेनर थे साथ में। 33 लोग थे और काफ़ी बड़ा था, और सब बड़े बड़े कैमरास के साथ आए हुए थे और बर्डिंग भी कर रहे थे, और उनके लिए तो कौवा भी दिख रहा था तो उसको भी बड़े आराम से शूट कर रहे थे कि भैया ये इंडिया का है, तो क्रो भी है तो उसको भी अच्छे से शूट करना है। क्या बात है। तो हम ऐसे ही कर रहे थे, तो पास में कुछ आवाज़ आई, मैंने सोचा वाइल्ड बोर वगैरह होंगे। हम थोड़ा सा अंदर बढ़ गए तो देखा तो सामने हाथी। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ एलिफेंट, कह रहे ओके एलिफेंट, तो फ़ोटो खींच रहे हैं। अरे मैंने बोला भागो भाई, तो समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने दौड़ लगाई, तो तब मेरे पीछे भाग के आए। तो ऐसे कई बार हो जाता है कि इनकाउंटर आपको पता नहीं रहता, कई बार कोबरा या किंग कोबरा वगैरह भी मिल जाते हैं रास्ते में। कई बार टाइगर किल मिल जाता है। ऐसे अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो खतरा तो रहता है, लेकिन कभी ऐसा हादसा तो हुआ नहीं? हादसा नहीं हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है। कारण और भी तरह तरह के लोग आते हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक आम पार्क की तरह देखते हैं, जहाँ पे झूले लगे होंगे। एक बड़े मज़ेदार किस्से आपके होते थे। हाँ, नहीं, कई बार जब मैं जिप्सी चलाया करता था तो एक लेडी बोली अच्छा ये तो इंटरनेशनल पार्क है। मैंने हाँ जी। तो बैठी रही तो बोले लास्ट में कि भैया बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने क्या हुआ मैम? तो बोली यहाँ तो झूले ही नहीं है। ये कैसा पार्क है कि आपके पास झूले होने चाहिए, इंटरनेशनल है तो खूब बड़े बड़े झूले होने चाहिए। तो कई लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको किस जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों ने ना फ्लो में बहना शुरू कर दिया है। जहाँ को अगर कोई चीज़ हो रही है तो पूरा देश उधर को जाना चाहता है कि यार हम भी देख लें। अब जैसे हमारे पार्क में ही अब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ के लिए कम, वो अपनी रील बनाने या अपने मौज मस्ती के लिए, मतलब एक अलग लेवल हो गया है टूरिस्ट का। जो पहले आया करता था हाँ। कि वाइल्ड लाइफ ही देखनी है या किसी को बर्ड्स ही देखनी है, किसी को नेचर एंजॉय करना है, और पूरी मेहनत करता था वो। और रिजॉर्टों का भी बड़ा रोल रहता था कि उनके रिजॉर्टों में टीवी नहीं होते थे, ना फ़ोन अलाउ होते थे। और आज तो पेरेंट्स आते हैं तो पता ही नहीं रहता है कि कौन किस दुनिया में आया हुआ है। इसमें एक चीज़ और है कि इतने 30 सालों में 95 से आप इस जंगल में हैं। 95 वाला कॉर्बेट, अब वाला कॉर्बेट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। क्या बदलाव आपने देखे जो बहुत तेज़ी से हुए और जो नहीं होने चाहिए थे? नहीं, कॉर्बेट तो वही है और थोड़ा नंबर वाइल्ड लाइफ का बढ़ गया है क्योंकि प्रोटेक्शन बढ़ी है। लोगों के मूवमेंट बढ़ने से वाइल्ड लाइफ थोड़ी सेफ हुई है, क्योंकि जगह जगह पार्क के दरवाजे खुल गए हैं, तो वहाँ पे क्या सेफ्टी रीजन काफ़ी बढ़ गया है। तो उससे क्या वाइल्ड लाइफ का नंबर तो बढ़ा, लेकिन जो टूरिस्ट की कैटेगरी है वो बहुत डाउन हुई है। क्योंकि वो कई लोग सोचते हैं कि बस हम कॉर्बेट पार्क का टिकट काट लिया तो बस हमें जाते ही टाइगर, हमें 10-5 टाइगर दिखें
और वापस आ जाएं। एक किस्सा आपने बताया था, कोई साहब थे जिनको आप धनखड़ी गेट से घुसे, दिखते के साथ एक टाइगर दिखा और ढिकाला पहुँचते पहुँचते हाँ 6-7 साइटिंग हो गई थी। और वो बोले कि भैया अब हमें 10-15 और दिखा दो, क्योंकि आप 140 नंबर हुआ करता था उस समय टाइगर का, कि 15-20 और दिखाओ फिर यार चलते हैं, हम यहाँ रात को रुके क्यों, अब इतना तो देख लिया हमने। क्या किस्मत वाले थे वो कि उनको इतने सारे टाइगर 5-6 साइटिंग हो गए। उसके बाद उन साहब को इतना इल्म नहीं था कि कॉर्बेट में टाइगर दिखना ही पहली बार में बहुत मुश्किल होता है, और वो 15-20 टाइगर और मरे। सर कई लोगों को कई बरस हो गए हैं, मतलब 12-12 साल हो जाते थे टाइगर देखे हुए। मतलब एक बंदा 12 साल से आ रहा है, 12 साल से आ रहा है, उसे टाइगर ही नहीं दिख रहा है। वो हर लोग उसने ट्राई कर लिए कि ये एक्सपर्ट आदमी है तो इसके साथ जाऊं, तो उनके साथ भी सफारी कर ली, लेकिन टाइगर दिख के राजी नहीं हुआ। थोड़ा लक पे भी चलता है। हाँ, टाइगर लक पे माना गया है कि अगर पहली बार नहीं दिखा और जब तक नहीं दिख रहा है तो किस्मत साथ नहीं दे रही, जब दिखेगा तो किस्मत। हालांकि एक किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ, इसमें मैं कभी नहीं कहूँगा कोई यकीन करे। टाइगर किस्मत तो है ही, लेकिन बहुत उसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है, कई बार घंटों पेशेंस तो रखनी पड़ती है। और कई बार आपको घंटों बैठे हैं, फिर क्योंकि सफारी की टाइमिंग लिमिटेड टाइम होता है 3 से 4 घंटे का, तो उस घंटे में आपको सफारी भी कंप्लीट करनी होती है, फिर वापस जाना होता है पार्क को छोड़ के। तो ये रहता है, और कई बार नहीं दिखता, और कई बार पहली बार में ही 5-5, 6-6 टाइगर की साइटिंग हो जाता है। टाइगर की सबसे अच्छी साइटिंग आप याद है आपको कौन सी देखी थी? टाइगर तो बहुत देखे, ऑफ कोर्स 30 साल में आपने बहुत कई हज़ारों साइटिंग हैं, और कई अदर नेशनल पार्क की भी हैं। और जो मैंने टाइगर का जो मेट देखा था वो दुधवा नेशनल पार्क में देखा। अच्छा, वो कॉर्बेट में, दुधवा में आपने देखा? दुधवा में, मतलब कॉर्बेट में साइटिंग देखी, मीटिंग देखी, लेकिन जो दुधवा में मैंने उनका प्रेम देखा कि फीमेल आगे आगे भाग रही है, जैसे चाइना वाली मूवीज़ में रहता है ना, वो उड़ते हुए जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही फीमेल आगे भाग रही है ऊपर नीचे पहाड़ों में, और टाइगर भी उसके पीछे जा रहा है। फिर वो एक दूसरे को किस विस कर रहे हैं, तो फिर भाग रही है। पूरा फिल्म चल रहा है। तो पूरा मतलब एक ऐसा कि सिनेरियो बिल्कुल अलग, डिफरेंट, वो लाइफ का आज भी बहुत याद रहती है। वो करीब 98 की बात है। वाह, दुधवा नेशनल पार्क। आप तो काजीरंगा, एक बार आपने लगभग सारे जंगल को कवर किया था। कॉर्बेट ऑफ कोर्स आपका पहला प्यार होगा, मुझे यकीन है। उसके अलावा कौन कौन से जंगल आपको पसंद है? टाइगर रिजर्व पसंद तो कान्हा नेशनल पार्क भी है, वो तो बहुत, लेकिन जो कॉर्बेट का मज़ा है, जैसे कॉर्बेट का एक एरोमा है, कॉर्बेट में रिवर इतनी है, एक साइड आपके नॉर्थ में कोसी आ जाती है, फिर रामगंगा है, और रामगंगा आ जाती है पूरे, और इसमें 5 रिवर और मिलती हैं, प्लेन रिवर, सोना नदी और मंदाल। कॉर्बेट जब आप जाते हैं तो अगर धनखड़ी गेट से, तो वहाँ पे ढेर सारे गेस्ट हाउस हैं। जैसे पहले आपका सुल्तान पड़ता है, फिर आपका मेरे ख्याल से गैरल है जी, ऐसे 4-5 और हैं। गैरल के बाद फिर खिनानौली है, सरदुली है, ढिकाला है, कांडा है जी। कांडा कभी आप गए हैं? कांडा स्टे किया है, काफ़ी बर्डर को, काफ़ी वाइल्ड लाइफर को लेके गए हैं। मैं एक बार रुका था, लेकिन मुझे उसमें बड़ा डर लगा था, क्योंकि वो बहुत सुनसान, बिल्कुल ढिकाला से आगे जा कर के पड़ता है, और हाथी अगर वहाँ दिख गए तो आपकी तो। हाँ, वो क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको गाड़ी बैक करना फिर बहुत टफ होता है। और हमारे फादर साहब कहते थे जो एक बार गाड़ी लेके कांडा पहुँच जाए, हाँ, तो कॉर्बेट पार्क में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सबसे टफ रोड वहाँ तक की है, कांडा की होती है। बाकी तो कॉर्बेट बहुत सही है। कॉर्बेट में हाथी बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब हाथी की तादाद बहुत अच्छी है। हाथी से कोई आपका इनकाउंटर कभी हुआ, क्लोज इनकाउंटर, जहाँ पे चार्ज हुआ हो बढ़िया? या हाँ, हाथी से तो बहुत बारी इनकाउंटर हुए हैं। और एक फैमिली थी हाथी की यहाँ पे, जिसको हम करीब 95 से फॉलो कर रहे थे और देखते हुए आ रहे थे। तो उसकी जो ग्रुप लीडर थी, लंगड़ी थी। अच्छा। तो वो लीड करती थी, उसके ग्रुप में 23 हाथियों का पूरा परिवार था। उसमें कुछ मेल उसके कभी बाहर चले जाते थे। उसमें 2 बच्चे थे सर, और उन बच्चों को मैंने बचपन से देखा। तो जब वो 15-16 साल के हुए, वहाँ तक हमने देखा उनको, लेकिन जब वो छोटे थे तो एक दूसरे पे माउंट होते थे। ओह। और जो मीटिंग वाले पोजीशन होता है उनका। हाँ, बस उस तरीके से जी। तो हमने सोचा खेलते होंगे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो एक दिन हमने उनको प्रॉपर, मतलब होमोसेक्सुअल वो दोनों थे, तो वो हमने देखा और वो फोटोग्राफ भी किया उनको।
इंटरेस्टिंग यार, जैसे कि इंसानों में भी होते हैं जी, हमारे, बिल्कुल। वैसे ही जानवरों में भी होते हैं। ये कमाल का आपने जानकारी दी। और एक किस्सा बड़ा मशहूर था, जो ढीटू टाइगर एक होता था, जी। जिसने कई लोगों को मारा था, 2 लोगों को आई थिंक, हाँ। उसको बाद में कैप्चर करके छोड़ा गया था। जी। उस टाइम पे आप जंगल में ही होते थे? नहीं, उस समय फादर साहब के टाइम की बात वो है। अच्छा, वो हाँ, इतनी पुरानी बात है। वो फादर साहब उस समय कॉन्ट्रैक्टर थे, तो रोड वगैरह और फॉरेस्ट के जो गेस्ट हाउस वगैरह थे वो मेंटेन करते थे। तो फादर साहब ने बहुत देखा था ढीटू को। आपने कोई मैनीटर यहाँ पे देखा? हाँ, कॉर्बेट में तो काफ़ी मैनीटर रहे। हाँ। और एक ने तो ये हमारे पास में ही जो गर्जिया टेम्पल है, जी। उसके पास में 12 लोगों को मार दिया था उस टाइगर ने। तो फिर जब उसको शूट आउट किया, फिर उस पर गोलियाँ काफ़ी मारी, करीब 315 राउंड फायर हुए उस पर, तब मरा। बाप रे, बाप तो फिर उसे हाथी पे लाके फिर पूरा रे। लोगों शो को दिखाया किया, गया लोगों कि को देखिए दिखाया कि हमने, हाँ भाई हमने मार दिया है। और खौफ खत्म हो गया। बहुत ही तो घटिया ऐसे विजुअल था, मैंने मैनीटर देखा है। ऐसे मैनीटर भी दिखे। जंगल के बहुत इंटरेस्टिंग किस्से आपके पास होंगे। मैं चाहूँगा बैक टू बैक आप सुनाते रहें अब हमें। मैं सवाल नहीं करूँगा अब आपसे, मैं सुनना चाहता हूँ आप। एक बार क्या हुआ कि मैं एक फैमिली को ले गया, तो उसमें जो उनकी मम्मी थी वो आगे बैठी और 2 बच्चे, और फादर, उनके बच्चे की एज थी 15-16 साल के आसपास के बच्चे थे। तो गाड़ी चला रहा था, तो उस दिन गाइड नहीं था, तो फिर हम देखा कि वहाँ अलार्म कॉल आ रहा है एक एरिया में। तो मैंने एक दूसरे गाड़ी वाले से बोला कि आप इस रोड पे आओ और हम 4 नंबर रोड से जाते हैं, और आप जड़ पहाड़ से आओ, बिजरानी का किस्सा है। तो हम टाइगर ढूंढने निकल पड़े और कॉल हो रही थी। तो एक जगह हम जा रहे थे, तो मैं राइट साइड पे देख रहा था, तो उतने में वो उस औरत ने बोला मेरे को, मैडम ने, कि भैया गाड़ी रोको, ये कुछ आ रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैडम यही तो टाइगर है। अच्छा टाइगर है। तो बैठ के वहीं पे अपने सीट के नीचे और रोने लगी कि भैया मुझे यहाँ से बचा लो, और ये लंबे लंबे दांत मेरे गर्दन पे लगाएगा और सारा मेरा खून पी जाएगा। लोगों तो को गलत फहमियाँ। लोग आज भी मतलब टाइगर को मतलब पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सामने से नहीं देखी है, किताबों में देखी या वैसे सुना है, तो बस वो डरते हैं फिर जब एक्चुअल सीन आता है। सामने आता है। कई मैंने भी देखे, किसी के लोग लिटरली पैंट गीली हो जाती है। आपने भी बिल्कुल जिप्सी होती है पैंट, तो जिप्सी में। बहुत लोग। तो एक बार तो एक कपल को घुमा रहा था, तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड को छोड़ के वो गाइड को पकड़ लिया टाइट से। टाइगर देखते के साथ टाइगर जैसे ही हमारी ओर को आया, तो उसने सोचा कि अब ये टाइगर खा जाएगा। तो उसका हस्बैंड टाइगर को छोड़ के वो गाइड पे उसका सारा फोकस था कि भाई मेरी बीवी को छोड़। वो बोला मैं आपकी बीवी को मैंने नहीं पकड़ा, आपकी बीवी ने मुझे पकड़ा हुआ है। ये इस तरह तो- के बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कॉर्बेट में। काफ़ी रहे हैं ऐसे। करण, हमने वो दौर भी देखा है कॉर्बेट का, जब ढिकाला में सिर्फ बेसिक चीज़ें होती थी रूम में। रात में कैंडल वगैरह होते थे, जनरेटर वगैरह नहीं होते थे। 1 घंटे के लिए चलता था जनरेटर। हाँ, जनसेट 1 घंटे के लिए शाम को 6 से 7, जी। और फिर उसके बाद आपको कैंडल पे ही गुजारा करना होता था। आप अपनी गाड़ियाँ लेके जा सकते थे, प्राइवेट प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउ थी। वो दौर ही अलग था। मैं तो और कई बार उससे ले पहले गया, तो फॉरनर अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल से डिकाला जाया करते थे, धनखड़ी होते हुए। धनगढ़ी होते हुए, और कैंप वगैरह में रुकते थे। तो एक हमारे फ्रेंड हैं असलम जी, जी। वो उस अरे ज़माने मेरे भी से आ अच्छे रहे दोस्त हैं, हैं। हाँ। असलम जी आपके भी शायद पहले पॉडकास्ट में आए हुए हैं। जी जी। तो असलम जी तो टेंट में रहे हुए हैं डिकाला में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अलग लाइफ हुआ करती थी उस समय की। और लोग भी इतने अच्छे होते और थे। जो आज आप शायद 1 करोड़ रुपए भी एक दिन का देंगे तो आप टेंट में पार्क के अंदर नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। लेकिन ये वो लोग थे, असलम भाई जैसे लोग, जिन्होंने पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए जंगल को देखा। और आज भी डिसिप्लिन आज में भी। हैं। तो वो बहुत इज्जत करते हैं जंगल की। ऐसे लोग, ऐसे कई लोग हैं, और असलम जी तो खैर उनमें सर्वोपरि हैं। तो बहुत अलग लेवल है हाँ। ऐसे गेस्टों का, जो पार्क को बहुत अपने घर से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, और अपने घर से ज़्यादा उसको इज्जत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक मेंबर की पार्क में, चाहे 4th क्लास का हो या फर्स्ट क्लास ऊपर का। फर्स्ट क्लास का ऑफिसर हो, तो उसको बड़ी इज्जत देते हैं। और बहुत गेस्ट मरते हैं, पुराने गेस्ट, कि हमें पार्क में किसी भी तरीके से डाल दो, कोई जॉब में लगा दो, कुछ नहीं चाहिए हमें पैसा भी नहीं चाहिए, बस हमारा तन मन यहाँ पे लगा रहे। तो ऐसे लोग हैं आज भी। आप आने वाले वक्त में जिस तरीके की देखा जाए तो कॉर्बेट में अब शादियाँ हो रही हैं, ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं, आने वाले वक्त में नहीं लगता आपको कि जो हार्डकोर वाइल्ड लाइफर है वो कुछ और ढूंढेगा?
हाँ, वो थोड़ा वर्जिन एरिया या कुछ ऐसे नेशनल पार्क जहाँ पे इजी रीच नहीं है लोगों की, तो वो उन एरिया में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको तो बर्ड नेचर वाइल्ड लाइफ मिल जाए तो वो तो फिर एक गिफ्ट टाइगर है उनके लिए उनके कभी लिए। मायने नहीं रखता था, वो टाइगर पूरे तो आज भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफर के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्हें तो नेचर चाहिए, और बिल्कुल। नेचर उनको शांत, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, केवल बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, ना कोई हॉर्न है, ना कोई लोग हैं, तो उन लोग को ये चाहिए। और पूरा दिन हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे सुबह से शाम, तो बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर में दर्द ही नहीं होता यार, नींद अच्छी हुई नहीं हुई डजेंट मैटर, खाना अच्छे से हजम हो जा रहा है, और कोई जैसे यहाँ पे और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार, ये पहाड़ है, सर, नदी सबसे है, बड़ी बात है कि आप अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन वाले ये सब चीज़ें इक्विपमेंट लगा रहे हैं ऑफिसेज में, गाड़ियों में, और आप प्यूरीफायर वगैरह, प्यूरीफायर, और आज आप एक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर बैठे हुए नेचर में, क्या बात है। तो आप तो फ्री की ऑक्सीजन इतनी, मतलब आप एक दिन में 10 दिन की अपनी लाइफ बढ़ा रहे हैं, जितने भी दिल्ली वाले आ रहे हैं। लेकिन वो जो ये शादी वगैरह जो ये चल रहा है, ये तो खैर गलत है यहाँ पे रिजॉर्टों में, लेकिन अगर आदमी आके यहाँ पे सुबह से शाम केवल ऑक्सीजन ही ले ले, तो वो अपनी लाइफ को एक दिन में 10 दिन की तो लाइफ बढ़ा के जाएगा ही जाएगा, और अगर महीने भर रह जाए तो काफ़ी बीमारियाँ उसकी दूर हो जाएँ यहाँ पे। काफ़ी हद तक। मैं फील करता हूँ जब भी मैं जंगल आता हूँ तो सुबह उठ के जो एक भारीपन सर में होता है, शहर में जब होता हूँ, वो यहाँ पे गायब हो जाता है। सर, ड्यूरिंग आफ्टर कोरोना क्या हुआ कि एक फ्रेंड के चाचा, डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था कि जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा हार्ट से भी थे, और उस समय तो डेथें काफ़ी हो रही थी। तो हुआ क्या कि वो अपने चाचा को यहाँ उठा लाए कि अब तो ये जाने ही वाले हैं 1 आध हफ्ते में, तो यहाँ सुकून में। रखते हैं। तो यहाँ रखा हमारे पास, और वो करीब महीने भर तो बहुत आराम से रहे, और फिर दिल्ली गए, 6 महीने वहाँ जिंदा रहे, क्या बात उसके है। बाद डेथ हुई उनकी। बताइए, तो ये है, इस नेचर में इतनी पावर है, और ये इतना कुछ देती है, और हम इसको समझते नहीं कि नेचर को कैसे बचा और के रखना है। नेचर को बचाना ही और नेचर को संभालना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है। करण भाई, एक चीज़ और थी कि मैंने देखा है कि जो पहले डेडिकेशन आप में था, या आप जैसे और भी जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, एक्सपर्ट हैं, गाइड हुआ करते थे, अब वो चीज़ मिसिंग है। अब मैं देखता हूँ गाइड की कोशिश रहती है कि, क्योंकि टूरिस्ट भी वैसे ही आ रहा है, आपका ज़्यादातर टूरिस्ट वैसे ही आ रहे हैं कि जो कहते हैं चलो रील बनानी है, अच्छे अच्छे सीन दिखाओ, हाथी दिखाओ, ये दिखाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जेन्युइन जो टूरिस्ट आता है, जो कोलकाता से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, या जहाँ से भी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को छाला हुआ महसूस करता है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। जो गाइड है उसको सही तरीके से उनको घुमाते नहीं है। अभी ये अंतर तो आया है, क्योंकि इसका रीज़न जो मेरे को लगता है कि अभी जो टूरिस्ट का वॉल्यूम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे क्या, काफ़ी वैरायटी के टूरिस्ट आ रहे हैं, और वो गाइड और ड्राइवर उस टूरिस्ट को एकदम तो पहचान नहीं पाते कि कौन प्योर वाइल्ड लाइफर है या कौन सा मौज मस्ती के लिए आया है। तो क्योंकि मैक्सिमम तो वही क्लाइंट आ रहे हैं मौज, और जो नेचर वाला क्लाइंट आ रहा है वो बहुत कम आता है, उसका नंबर कम होता है। और पहले के टाइम में क्या था कि पहले केवल प्योर वाइल्ड लाइफर ही गेस्ट आया करते थे, और लिमिटेड ड्राइवर, लिमिटेड गाइड हुआ करते थे। तो उनका सारा फोकस होता था कि यार ये क्लाइंट आया है, अब पता नहीं अब दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा उसको लाने के लिए तो अपनी पूरी कोशिश किया करता था। और आज तो ड्राइवर और गाइड को पता है यार ये नहीं आएगा, तो दूसरा तैयार खड़ा है हमारे लिए, लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है वो। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते यार, कोई आ रहा है तो इतने अपने टाइम खर्च करके, अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे आता है, कि वो तो एक जंगल को उम्मीद होती है उसे। हाँ, टाइगर दिखे ना दिखे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको उसके जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका थोड़ा भी वैल्यू, या उसको थोड़ी नॉलेज उसके बच्चों को मिल जाए बिल्कुल जंगल के बारे में, तो वो इसलिए आ रहा है। एक चीज़ और है करण भाई, कि जो आपके गाइड हैं उनको भी लगता है, जब अगला इंटरेस्टेड नहीं, मैं गाइड को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ब्लेम टूरिस्ट को करना चाहिए कि वो भी तो इंटरेस्टेड नहीं है जंगल को समझने में, देखने में। पहले के लोग होते थे ना, एक एक चीज़ पूछते थे कि ये कौन सी बर्ड बोली, गाइड भी बताते थे, ये कौन सी सड़क है, ये नाम क्यों पड़ा, ये ठंडी सड़क क्यों है, नो, तो गाइड बताते थे। अब वो तो खुद रील में लगे पड़े हुए हैं।
एक बार जो जंगल आ गया, नेक्स्ट टाइम जब आता है वो अपने आप को एक्सपर्ट मान चुका होता है, वो आपको और हमें ही सिखाने लगेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे जंगल में होता है। खैर, वो उनकी मर्जी, उनकी किस्मत। फेवरेट टाइगर आपका कौन सा है, देखा मतलब कहा जाए कॉर्बेट में जो रहा है? कॉर्बेट में बिजरानी जोन में रही, भोली नाम था उसका। 4 बच्चे उसके काफ़ी फेमस थे। एक भीम था, विराट था, एक ल्यूमा करके, और एक रिंगोड़ा वाली करके फेमस हुई उसकी बेटी। तो काफ़ी ह्यूज टाइगर उसके जो बच्चे थे काफ़ी, और वो गाड़ियों के आगे आना उनका बड़ा शौक था। गाड़ियाँ आएँ और वो अपने को शो करते थे कि भैया टूरिस्ट आए हैं, ये खाली ना जाए, और वो दिखाते थे अपने को। फिर उसके बाद वो अंदर चले जाया करते थे। ये उनकी आदत थी? वो आदत हो गई थी, तो पहले माँ में थी, तो फिर बच्चों में आ गया। ये वही भोली हैं जिनके लिए एक साहब कहते थे कि मैं जब जाता हूँ तो भोली को बुलाता हूँ, गाने सुनाता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। जी जी, मैं समझ गया उन गेस्ट का नाम। तो वो तो सब फेक स्टोरीज हैं। एक से एक लोग मिलते हैं जो अलग अलग कहानियाँ सुना। जैसे एक कहानी ये थी कि भोली जब मैं जाता हूँ मैं उसे गाना गा के सुलाता हूँ, मेरे पास आ जाती है। ऐसे कई सारे लोग मुझे मिले जो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहते थे टाइगर के बारे में। कोई और भोली का यही था कि वो जैसी गाड़ियाँ आती थी तो थोड़ा बाहर आ जाती थी, थोड़ा वो बैठ गई होगी, तो उनको लगा वो अपना गाना गा रहे होंगे। तो वो शायद उनको गलतफहमी होगी कि मेरे गाने के कारण आई है बाहर। वो उसके नेचर में था। यहाँ एक टाइगर हुआ करता था, उसका नाम था खली। जी, आपने देखा था उसको? हाँ, खली मैंने नहीं देखा। मैंने खली को देखा था जब वो मेरठ में मिले थे। यानी पोच हो गए तो उनकी खाल मिली थी, आपको याद होगा। तो हालांकि खली गायब हुए और एकाएक से जंगल से किसी को दिखे नहीं। तो बाद में कुछ टाइम के बाद एक जगह रिकवरी हुई मेरठ में, तो खाल देखा तो लोगों ने, कई वाइल्ड लाइफर पहुँचे, उन्होंने बताया कि ये हाँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में क्या है कि हर टाइगर का जो फेस मार्क है और बॉडी में जो स्ट्राइप्स हैं, पैटर्न, जो स्ट्राइप के पैटर्न हैं, तो उससे ये पहचाने जाते हैं। तो बस वही रीज़न है। तो बहुत सारे जो डीप वाइल्ड लाइफर हैं, अगर कोई टाइगर मिस होता है और अगर कहीं खाल मिल रही है, चाहे वो हमारे पार्क के टाइगर की हो या अदर पार्क के टाइगर की हो, तो अगर कोई पोच हुआ है तो उनको बड़ा दर्द होता है, तो वो अपने फ़ोटोज़ से मिलाने शुरू कर देते हैं। तो तब पता लगा कि हाँ, ये ह्यूज टाइगर खली, और वास्तव में बहुत बड़ा हैवी टाइगर, बहुत हमारे पार्क का हैवी टाइगर रहा। मैंने फ़ोटो देखी उनकी और मैं मिल नहीं पाया कभी, और मैंने दूसरी फ़ोटो जो देखी वो खाल में थे। बहुत अफसोस हुआ। एक दौर था जब कॉर्बेट में प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड होती थी, अब तो बैन कर दिया गया है। जी, उस दौर में मुझे लगता है अच्छे लोग आते थे तब अलाउड था कि गाड़ियाँ जाने दो। फिर लोगों ने धीरे धीरे इसको एक मौज मस्ती की जगह बना दी। लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल यानी मारुति 800 लेकर के, वैगन आर लेकर के ढिकाला चौड़ में ड्राइविंग सीखते थे। हाँ, बहुत सारे तो अपनी वाइफ को वहाँ ड्राइविंग सिखाने लग जा रहे हैं कार रोड में, क्योंकि वो इतनी बड़ी रोड है 7 किलोमीटर की। तो आप वहाँ पे वो देख रहे हैं कि अगल बगल तो कुछ है नहीं, ना कोई दूसरी गाड़ी आनी है आमने सामने से, तो न चलो भाई वन वे है, तो अपनी वाइफ को अभी गाड़ी सिखाने या बेटी को या बेटे को गाड़ी सिखाने का मौका बढ़िया है, तो वहाँ सिखा रहे हैं। वो अच्छा हुआ बंद हो गया, क्योंकि मैंने भी जब देखा तो लोग यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे थे। वही है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप चीज़ों को मिसयूज करना शुरू करते हैं तो फिर नेचर या प्रशासन तो वो रोक लगा देता है, टाइट कर लग जाता है, टाइट करते हैं, तो उसका नुकसान फिर आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है। करण, मैंने जिक्र किया आपका कि आप विंटर स्पोर्ट्स के भी एक्सपर्ट हैं, इवन रिवर राफ्टिंग वगैरह आपको बहुत अच्छी आती है। तो क्या आप मेरे देखने सुनने वालों को बताएं कि स्नो स्कीइंग के लिए कहाँ जाना होता है? तो स्नो स्कीइंग के लिए तो पहले कश्मीर जाया करते थे लोग, तो फिर उसके बाद से अब ओली जाया करते हैं। तो ओली पे विंटर स्पोर्ट्स पूरा होता है, और वहाँ पे आप जाकर स्नो स्कीइंग कर सकते हैं, और प्रॉपर कोर्स भी मिलते हैं करने को गवर्नमेंट की ओर से। अच्छा, और जाने का कौन सा समय सही होता है? वहाँ तो फिर मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने का होता है बेसिकली। और पहुँचने का तरीका क्या है यहाँ से? भैया आप बाई बस भी जा सकते हैं और अपनी ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। मतलब ओली तक बस जाती है? हाँ, पूरी बस जाती है, ओली से भी आगे जाती है। क्या बात है। आपका फेवरेट बर्ड कौन सी है? मेरी फेवरेट जो बर्ड रही है वो ग्रेट स्लेटी वुडपेकर रहा है। क्यों? वो एक ऐसा वुडपेकर है जो फ्लॉक में चलता है।
ओ, और मैक्सिमम वुडपेकर या किंगफिशर आप देखेंगे या आउल देखेंगे, ये सब एक या दो में या पेयर में रहेंगे, या जब बच्चे रहेंगे इनके साथ एक या दो तो उनके साथ रहेंगे। एक वो, और थोड़ा ऊंचाई पे रहता है, अच्छा। क्योंकि हम भी ज़मीन से आए तो थोड़ा ऊंचा देखना पसंद था, तो इसलिए वो ऊंची साल फॉरेस्ट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उड़ते हैं और फ्लॉक में रहते हैं क्या बात। और हंसते हैं। अच्छा। सबसे उनकी खूबी है कि हंसते हुए जाते हैं, तो एक उनकी मतलब जो साउंड आता है तो ऐसा लगता है कि खूब सारे बर्ड हंस रहे हैं। तो जंगल को एक क्या बात है, और ऐड करते हैं, खूबसूरती बढ़ा देते हैं और जंगल की। खूबसूरती बढ़ती है जंगल की जब आप जंगल में होते हैं और शांत माहौल में वो हंस रहे हैं। कोई एक लॉफिंग थ्रस है, अभी थोड़ी देर पहले आपके पीछे ही बोल रही थी, अच्छा। वाइट क्रेस्टेड लॉफिंग थ्रस, तो वो भी पूरी, उसका नाम ही लॉफिंग थ्रस इसलिए रखा गया है कि वो लाफ करती हैं और जंगल को मतलब एक शांत माहौल को ना खुशनुमा बना देती हैं। एक हनी बजर होता है जी, वो उसके कारण तो कई टूरिस्ट कई बार घायल भी हो गए। हाँ, वही मैं आ रहा था। तो वो जैसे आप कभी सफारी में जा रहे हैं और पता चला मधुमक्खियों का अटैक हो गया, तो कई बार कई टूरिस्ट कई गाइडों को काट चुकी हैं उनकी वजह से। मधुमक्खियाँ, हनी बजट की वजह से, क्योंकि उसे शहद खाना पसंद है। अब उसे मतलब नहीं होता कि उसके नीचे कौन जा रहा है, क्योंकि जंगल उनका है, हाँ, हम तो मेहमान हैं। बिल्कुल। और हम शायद ज़बरदस्ती जाते हैं जंगल में, तो वो अपना काम करते हैं, वो तो अपना काम कर रही है, मधुमक्खी और लगता ही है। मधुमक्खियाँ हमारा काम कर देती हैं। बहुत खूब। करण भाई, हाथियों का कोई अच्छा किस्सा आपके पास हो जो आप हमें बताना चाहें? हाथियों का वही, मैं होमोसेक्सुअल वाला, जब वो बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन प्रॉपर हमने उनको माउंट होते हुए देखा। तो मेरे साथ हीरा पंजाबी एक फ़ोटोग्राफ़र आते हैं थाने से, मुंबई से जी। तो हम शूट कर रहे थे और देखा कि उसमें से पहले एक माउंट हुआ, तो जब दूसरे का नंबर आया, वो दूसरा माउंट होने का है, तो उसने मना कर दिया। तो उसने फिर उसको गुस्से में दांत मार दिए। फिर उन्होंने अपनी टेरिटरी डिवाइड कर ली कि मेरा एरिया ये, तेरा ये। और फिर जब उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था, दोनों में लड़ाई काफ़ी देर तक चली, आधे एक घंटे लड़ाई चली उनकी। बाप रे। तो पूरी बॉडी से हाथी के ब्लड आ रहा था, क्योंकि टस्क उसने मार दिए थे। दांत दोनों के टस्कर थे, दोनों के एक दूसरे को घायल किया हुआ था। फिर वो मिट्टी से अपने को पूरे बॉडी पे मिट्टी से अपनी जो जहाँ जहाँ ब्लड आ रहा था उसको लगा रहे थे, सूंड मरहम से। की तरह लगाया। मतलब वो हर जानवर या बर्ड्स में एक डॉक्टर भी छिपा है, और नेचर ने उनको बताया हुआ है कि इस चीज़ से आपका इलाज होगा, क्योंकि उनके लिए तो, जंगली जानवर के लिए तो कोई डॉक्टर है नहीं। करण भाई, ये जो नदी है कोसी रिवर जी, इसमें गोल्डन महाशीर भी मिलती है? इस पे सिल्वर महाशीर का नंबर ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि ये वाइट वाटर जो महाशीर है जी, और जो हमारी रामगंगा रिवर है कॉर्बेट पार्क के अंदर से जो जाती है, जिसको लाइफलाइन कॉर्बेट पार्क का कहा जाता है, तो उस पे महाशीर, ब्लैक महाशीर, गोल्डन महाशीर, सिल्वर महाशीर वहाँ भी मिलती हैं। इसमें सिल्वर मिलती है? हाँ, इस पे सिल्वर मिलती है, और थोड़ा बहुत गोल्डन भी है इसमें। और इनकी फिशिंग भी हम कर सकते हैं? मतलब फिशिंग करना अलाउ है परमिट के साथ। जी। तो आपको परमिट लेना होगा, और जब आप फिशिंग करते हैं फिर उसके बाद कई जो मैक्सिमम तो फॉरेनर ही करते हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी महाशीर हमने पकड़वाई हैं, फिर उसके बाद उनको रिलीज़ किया है। अच्छा, तो वो कैच पकड़ एंड के रिलीज का रहता है, तो फॉरेस्ट की एक टीम आपको ऑब्जर्व करती है कि आप कैसे फिशिंग कर रहे हैं, कोई मार तो नहीं रहे हैं। अगर गलती से कोई महाशीर मर जाती है या कोई भी अदर फिश मर जाती है, तो उसका फिर वो आपको फाइन देना पड़ता है। अच्छा, ये भी नहीं है? और आप खा नहीं सकते कुछ भी, मतलब। और जो फिशिंग करने आते हैं वो मछलियों से प्यार भी बहुत करते हैं, तो कभी खाते भी नहीं रिवर की फ़िश, और अलाउ भी नहीं। हाँ, वो बस फोटो लीजिए, बस फ़ोटो लिख के छोड़ दीजिए। करण भाई, यहाँ पे कई सारे फिल्में भी बनाई, जैसे काल मूवी आई थी, एक और मूवी थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। द फॉरेस्ट। तो वो मैनीटिंग लेपर्ड के ऊपर बनाई थी, और मैक्सिमम मूवी सीता बनी और थाईलैंड में शूट हुआ उसका, क्योंकि वो लेपर्ड यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो थाईलैंड में ओरिजिनल लेपर्ड के साथ शूट हुआ था, वहाँ 5 लेपर्ड यूज़ किए थे, ट्रेन लेपर्ड। हाँ, ट्रेन लेपर्ड थे। और मैक्सिमम पार्ट हमारा सीता बनी में हुआ, और 45 डेज़ की शूटिंग थी, जिसमें 35 टाइम पूरे क्रू ने टाइगर देखा, और 5 टाइम लेपर्ड देखा, और 5 टाइम हमने पोर्कोपाइन भी देखी। जबकि सीता बनी उस समय
हाँ, अलाउड वहाँ पे था? तो अलाउ था, मतलब कोई भी अपनी गाड़ी वाड़ी ले जाके उस समय, मतलब बस आपको एंट्री फ़ी पे करना होता था और कोई भी आप जा सकते थे। कुछ यादें हैं उस मूवी के लोग जो आए थे शूट करने उनके साथ? हाँ, बहुत सारी यादें हैं। जावेद जाफ़री साहब थे उसमें, नन्ना सेन थी। और शूटिंग के दौरान जावेद जाफ़री साहब, जाड़ों के टाइम था, नवंबर का टाइम था और जंगल के अंदर शूट हो रहा था। तो जो हमने लोकल के गांव की लेबर यूज़ किया हुआ था, तो मैक्सिमम लेबर गरीब थे और वो सब नंगे पैर वगैरह और जाड़ा लग रहा था। तो जावेद जाफ़री साहब ने सबके लिए फिर जूते मंगाए, ओह। स्वेटरें मंगाई, तो डोनेशन बहुत करके गए वो इधर। और पूरे पार्क में शूटिंग में सबसे खास बात ये थी कि कोई भी रैपर नहीं फेंकता था और सब जंगल को क्लीन करके आते थे। और जो किसी अदर टूरिस्ट का पड़ा भी रहता था तो कूड़ा वो सब गार्बेज बाहर लेके आते थे। वो बहुत अच्छा क्रू आया था और जो मतलब अपने सूट के साथ साथ जंगल की बहुत इज्जत करी उन्होंने। ये देखिए खूबी होती है लोगों की। और एक बार तो हमारी हीरोइन को जब अर्ली मॉर्निंग गई वो जल्दी, उन्हें 6 बजे वहाँ लोकेशन पे पहुँचना था, तो उनको एक फ़ीमेल और 4 बच्चे देखने को मिले। ओह वाह। तो नेचर ने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। और वो आएंगे तो खुश होकर होंगे कि देखिए साहब बोनस में ये बहुत मिल रहा बहुत है। अच्छा सूट रहा था वो। एक मूवी और आई थी काल, जी, जो जिसमें अजय देवगन है, जॉन अब्राहम है और भी लोग हैं, विवेक ओबराय। उसमें ऐसा दिखा गया कॉर्पोरेट इसी नदी पे आप बता हाँ, रहे थे। शायद यहीं पे ये जो गर्दन कटने वाला सीन था वो हाँ। यहीं पे था और गाड़ी ब्लास्ट वाला, वो यहीं पे शूट तो हुआ था। गैस सिलेंडर से उस गाड़ी को ब्लास्ट किया था, तो यहीं पे बस इसी सामने का सूट था। नहीं लगता वो मूवी कुछ लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश थी कि यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ ये रहते हाँ, हैं। बस वो लेकिन एक अच्छी चीज़ देखी थी उस फिल्म में कि उसमें यही दिखाया था कि एक बंदा है जो शिकारी है, दूसरा बंदा जो है वो जंगल के नियमों को तोड़ता है। तो वहाँ पे जो नेचर है वो किसी भी रूप में आ रहा है, अजय देवगन उसमें भूत बन के आ रहे हैं। तो एक मैसेज था कि जंगल जाए तो इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन फिर भी बाकी लोगों ने बहुत अलग तरीके से लिया कि कॉर्बेट इतना भयानक नहीं जितना आप दिखाते हैं। उस फिल्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस मूवी को देख के मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉर्बेट बहुत शांत है और कॉर्बेट इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप यहाँ पे तो जो भी आया मतलब कुछ बन के निकला है। और इस शांत को मतलब आप गलत तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे उस मूवी वालों ने किया, तो इसीलिए उसका फेल होने का रीज़न वो था कि उनको भी पनिशमेंट मिला। बिल्कुल कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया हमारे पार्क का, बिल्कुल। आप हमारे पार्क का ऐसा नाम है ही नहीं। बिगाड़ा और बिल्कुल। गलत इंटरप्रिटेशन किया कि यहाँ भूत होते हैं, वो होते हैं। तो ये तो उसी फिल्म को फिर वो मिला भी, Flop रही पनिशमेंट फिल्म, मिला, हाँ। तो फ्लॉप गई। बिल्कुल। जबकि बड़ी कास्ट थी उसमें। बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। और जब मैंने भी उस समय देखा, मैंने कि क्या वाहियात बनाया यार, ये किस तरीके से फिल्म को दिखा रहे नहीं, हैं। आप सब लोग, हम लोग बड़े दिल से मूवी देखने दिल्ली गए। असलम साहब ने हमारे टिकट अरेंज करे, थिएटर बुक किया, लेकिन जब वहाँ जाके देखा तो बड़े हताश होके निकले थे हम लोग। तो करण भाई एक और चीज़ थी कि जब टूरिस्ट धनकरी गेट से या किसी आम डंडा से या बिजरानी या किसी भी जंगल में जब एंट्री करता है तो वो क्या सोच रहा होता है? अब बहुत सारे टूरिस्ट तो आके सोचते हैं, तो पहले पूछते हैं गाइड से कि हाँ भाई पहले ये बताओ यहाँ टाइगर कितने हैं। अब गाइड ने बोला कि साहब 200 से प्लस टाइगर हैं अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, और 650 प्लस हाथी है, और 650 से ज़्यादा की आसपास स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की। और गेस्ट का तो ये होता है कि अब हमने एंट्री कर ली, पैसा दे दिया, अब हमें टाइगर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब अंदर जाते हैं कई बार टाइगर साइटिंग नहीं होती है, तो गेस्ट और ड्राइवर को ब्लेम करते हैं कि तुमने दिखाया नहीं और हमारे पैसे वापस करो। और उनका उम्मीद यही होती है कि हम जाते ही टाइगर देखें मतलब और गेट से हमें एंट्री मारे और टाइगर साइटिंग शुरू। टाइगर दिखना शुरू हो जाए। तो कई क्लाइंट तो ये सोच के आते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो मतलब घुसे टाइगर दिखा, जैसे एक साहब को दिखा, लेकिन वो कई ऐसे जो खुश होकर के आपको थैंक यू भी बोलते होंगे बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे तो मतलब कई बार तो मतलब मैं जब गाड़ी चलाता तब मेरे को चश्मे डोनेट कर दिए, इतने बड़े बड़े रेवन गिफ्ट के। कर दिया। हाँ, गिफ्ट कर दिया कि भाई मैं अपनी खुशी से पैसे दे दिए। तो हम नहीं पकड़ते थे, तो लेकिन वो बोलते थे कि आपने टाइगर दिखाया तो भैया ये आपका बनता है। तो हमें लगा कि यार ये टाइगर दिखाना अच्छी बात है, तो फिर टाइगर को ट्रैक करना ज़्यादा स्टार्ट किया। ट्रैकिंग ए टाइगर इज़ अ बेस्ट पार्ट। मुझे लगता था कि जब आप टाइगर को ट्रैक करते हैं, आपने भी तो बहुत सारे टाइगर ट्रैक किए होंगे। नहीं, बहुत किए।
क्योंकि जंगल जब टाइगर चलता है वो राजा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने फुटप्रिंट छोड़ते हुए जाता है। तो आप फुटप्रिंट से या जंगल की साउंड से, बर्ड से, मंकी से या डियर से सब आपको बताते देंगे कि टाइगर अभी है कहाँ पे, या यहाँ पे है पूरा भी तो जंगल सो बोलता रहा है कि टाइगर यहाँ है। और जिस समय टाइगर मूव होता है तो पूरे जंगल में एक अलग धमक होती है कि एक राजा अलग साहब चल रहे हैं। चहचहाहट होती है बर्ड्स की। ये बर्ड कौन सी बोल रही है? ये तो एक क्रेस्टेड लॉफिंग थ्रस है और एक कॉमन ग्रीन मैकपाई है, ये जो साउंड आ रहा है। कितना प्यारा है। और बहुत सुंदर बर्ड है, इसका रेड बीक, ग्रीन बॉडी रहती है। करण की इन खूबियों को देख के मुझे लगता है आई विश कि मैं भी करण भाई की तरह एक्सपर्ट होता बर्ड्स का। बर्ड्स मैंने बहुत लेट इंटरेस्ट जगाया कि मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहता था कि मैं सुन के बर्ड्स को बताना चाहता हूँ, देख के नहीं। आप भी यही कहते थे। जी जी। कि मेरे को, क्योंकि मैंने अच्छे बर्डर के साथ काम किया जो जिनका चेकलिस्ट थी 8 से 10,000 11,000 की चेकलिस्ट जिन लोगों की थी, तो उनके बीच में रह के काम करने का मौका मिला। काफ़ी लंबे समय बर्डिंग करी, तो उन्होंने सिखाया कि बर्ड कॉल आपको सीखना है सुन के और बताना है। बर्ड की कॉल सुन के आपको अपने क्लाइंट को बताएंगे तो और ज़्यादा खुश होगा। तो इसमें फिर टिपिंग भी अच्छी होती थी, तो फिर उसमें ज़्यादा स्टार्ट किया तो फिर अच्छी सीखने को मिल गया। क्या बात है करण भाई, आपने इतना समय निकाला। मैं चाहूँगा 30 सेकंड और मैं इस साउंड को सुनते हैं और देखते हैं कौन सी बर्ड और बोलती है और पहचान पाते हैं। आप सब पहचान पाएंगे। ये कंटिन्यूस सेम बर्ड बोल रही है। हाँ, ये तो कॉमन ग्रीन मैकपाई बोल रही है, और दूसरा अभी जो दिख रही है मिनिवेट भी आई हुई हैं, बुलबुल बोल रही हैं, रेड विस्कर्ड और रेड वेंटेड बुलबुल। वाह। तो काफ़ी अभी 25-30 स्पीसीज की बर्ड्स का अभी यहाँ पे हैं अभी करंट में अभी जो हमारे इर्द गिर्द में बोल रही हैं। करण भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और इतनी सारी जानकारी। और मैं फिर आपके पास आऊँगा, अभी तो शुरुआत हुई है और अलग अलग पहलू पे आपसे बात करूँगा। और इस खूबसूरत जगह पे हमें बैठने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करण भाई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी बातचीत करण बिष्ट वाइल्ड लाइफर साहब की शेर खान के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हालांकि हम पहले भी कई बार नेशनल पार्क की बात कर चुके हैं जिम कॉर्बेट की, लेकिन हर बार जब एक नए वाइल्ड लाइफर से नई तरह से बात करते तो कई नया नज़रिया मिलता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस एपिसोड से काफ़ी नई जानकारियाँ मिली होंगी। और अब हमेशा की तरह आप बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है चिट्ठियों का सेगमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं खांचा और देखते हैं कि किसकी चिट्ठी आज सबसे पहले हमारी गिनती में आई है। तो पहली चिट्ठी जो मेरे सामने है वो जयदीप घोष साहब की है। हमारे रेगुलर लिसनर हैं और देखते भी हैं। जंगल जिंदाबाद खांचा और जमशेद भैया, एज अ वाइल्ड लाइफ लवर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ को सर्व करने के लिए इन टुडेज टाइम क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली ऑन फील्ड वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सजेशन दीजिए और हो सके तो एक डिटेल्ड एपिसोड इस टॉपिक में पर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपको शौक है कि मैं और बड़े स्तर पे करूँ करियर ऑप्शन के तौर पे, हाँ, तो करियर ऑप्शन में कई ऐसे NGOs हैं, वाइल्ड लाइफ SOS है, WTI है और इस तरीके की संस्थानें जिन्हें मैं जानता हूँ, और भी ऐसे हैं। तो वहाँ पे आप, बट पैसा मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि वो जो ट्रस्ट होते हैं वो डोनेशन पे चलते हैं ज़्यादातर। तो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं वो, बहुत पैसे लगते हैं। पैशन वाला काम है ये काम पैशन का है। पैसा अगर आपको चाहिए तो फिर मैं कहूँगा कि ये उतना बढ़िया नहीं है। पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, बट ये पूरा जो वाइल्ड लाइफ का काम है वो पैशन है, जुनून, आपका जो एक लगाव है, उसके लिए आप काम करते हैं। बाकी और भी होंगे जिसके बारे में शायद मुझे नहीं पता हो। तो मैं इतना जानता हूँ कि या अच्छी पढ़ाई करके आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए और या किसी NGO के साथ जुड़िए
ज़्यादा है तो अपना एनजीओ भी या खोल आप सकते हैं। खांचा की तरह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं, बिल्कुल, वो भी एक करियर वो भी एक ऑप्शन है। करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बहुत कम ऑप्शन थे। एक ज़माना था कि जब चुनिंदा लोग फोटोग्राफी करते थे और उनकी बड़ी पिक्चरें महंगी बिकती थी। अब सबके पास एक DSLR जैसी चीज़ है जो 1 सेकंड में बिल्कुल सही बात है। 50 फ़ोटो खींचती है 1 मिनट में। एक बार आदमी जाता है 4000 10,000 फ़ोटो खींचता है, 2-4 इतनी अच्छी निकलती है, आप लगता है वाओ। तो फिर उसकी क्या ही वैल्यू रहेगी, यानी पैसे भी अब उस उतने नहीं रहेगा जितने पहले मिला करते थे। फिल्म मेकिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अनटिल अनलेस आपको प्रोजेक्ट मिलता है कहीं से तो कीजिए अपने तरफ से। अगर आप करते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं, और अगर वो नहीं भी की तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि आप जहाँ हैं वहाँ से ही वाइल्ड लाइफ की सेवा कर सकते हैं। करियर ऑप्शन के लिए हमने बता ही दिया कि ये बाकी और भी होंगे, आप ढूंढ सकते हैं। यस, किसी ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला के हम एक एपिसोड करेंगे जहाँ पे वो और भी डिटेल में इस फील्ड के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चिट्ठी जो है वो राकेश दत्त साहब की है। अब देखिए इनका भी करियर ऑप्शन यही है वाइल्ड लाइफ का। यस, राकेश राकेश साहब साहब अक्सर चिट्ठियाँ वन लिखते विभाग में काम करते हैं। जी। लिखते हैं, प्रिय शेर खान टीम, सभी को हार्दिक धन्यवाद जो आप निरंतर इतने ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक एपिसोड्स हमारे बीच लेकर आते हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से एपिसोड छूट गए थे, तो मैंने हाल ही में आपके दोनों एपिसोड डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल जी वाला और डॉक्टर AG गफ्फार जी वाला एक साथ सुना। दोनों ने संरक्षण के विचार को एक नए दृष्टिकोण से समझाया। डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल जी की बातचीत ने सिखाया कि असली कंजर्वेशन सिर्फ बाग या जंगल तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों से होता है जो ज़मीन पर काम करते हैं, चाहे वो मोगिया समुदाय का पुनर्वास हो या एंटी पोचिंग नेटवर्क की मजबूती। फिलहाल हम लगभग 80 सदस्यों की टीम के साथ विभागीय प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 15 दिनों के लिए रहेंगे। क्या बात है। शायद कुछ एपिसोड छूट जाएंगे, लेकिन लौट कर सभी को निपटाया जाएगा, और हो सके मौका लगे तो इस दौरान सफ़र में ही निपटा देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के अनुभवों और तस्वीरों को आपसे साझा करूं। व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल के जरिए आपके कार्य के लिए दिल से आभार, और आने वाले एपिसोड्स की प्रतीक्षा रहेगी। जंगल और इंसान के इस सुंदर संवाद को यूं ही जारी रखें। सादर, राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड। राकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें ख़त लिख के हमारे जो हौसला अफजाई करते रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। और जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, यार आई विश की ज़िंदगी मेरी होती जमशेद भाई। कहाँ आपके साथ बैठ के हमें सर फोड़ रहा हूँ, दास साहब के साथ वहाँ जंगल घूम रहा होता और नए नए एक्सपीरियंस कर रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके ख़त का इंतज़ार रहेगा। वहाँ के आपकी जो कहानी वहाँ पे जो आप बताएंगे वहाँ की, और पिक्चर और वीडियोज़ अगर एक्सपीरियंस कर सकें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब। रोहन रेडकर साहब ने चिट्ठी लिखी और साथ में कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकेंगे। लिखते हैं, नमस्ते खांचा, श्री धर्मेंद्र खंडाल के साथ नया पॉडकास्ट शानदार था। जैसे कि आप जानते हैं मेरा पसंदीदा जानवर करैकल है। हालांकि मैंने अभी तक इस दुर्लभ बिल्ली को नहीं देखा है, लेकिन मैं करैकल को देखने की इच्छा रखता हूँ। श्री खंडाल और करैकल के बारे में उनकी जानकारी जो थी बहुत ही अद्भुत थी। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और जानता हूँ कि करैकल के प्रति उनका जुनून कितना गहरा है। आज मेरे पास साझा करने के लिए कोई नया अनुभव नहीं है, लेकिन आज रात मैं RK कॉलोनी जा रहा हूँ ताकि मुंबई के तेंदुओं को देख सकूं जिन्हें मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है। इस बार मैंने अपनी पिछली भेड़िए और तेंदुए की साइटिंग के वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, कृपया उन्हें ज़रूर देखें। हम देख रहे हैं उन्हें आपकी स्क्रीन पे, और साथ साथ खांचा जो एक करैकल के बारे में जो एक कह रहे हैं उसका कुछ बताइए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। देखो दुनिया कितनी छोटी जमशेद भाई। ये भी धर्मेंद्र साहब को जानते हैं, उनसे मिले, उनके पैशन को जाना, और वो वाकई में बहुत कमाल के इंसान हैं। जब उनके साथ बैठो तो घंटों आप उनसे बात कर सकते हैं। और स्पेसिफिक जैसे आप होते हैं ना कि इनको टाइगर बारे में बहुत जाने, उनको हर चीज़ की बेस्ट जो मुझे लगता है कि जो उन्होंने पोचर्स के लिए काम किया है वो कमाल का उनका रहा है। वो एक्सपीरियंस अगर आप उनके बैठ के सुनेंगे तो हर एक जो जब वो जाते थे फील्ड में रेड करने, तो एक एक अलग अलग कहानियाँ उनसे सुनने को मिलती हैं जो वाकई में बहुत मज़ा आता है उनसे मिल के बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने एक्सपीरियंस वहाँ से भेजिएगा जो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ वेस्टर्न रेलवे वाले अभिनव साहब की चिट्ठी है। कहते हैं कि हेलो आसिफ एंड जमशेद सर, it's been a while since I wrote a letter, but I'm happy to be writing one now. The past few weeks have been quite busy, so I couldn't sit down to write earlier, though I did manage to watch all episodes in the meanwhile.
A few years back, I visited Bandipur Tiger Reserve, which honestly feels like my second home now. I've been there 4 times in last 2 years. I stayed inside the reserve in a cottage, and as always, it was an amazing experience. On my morning safari, I was lucky enough to spot a male tiger called Bhima. We tracked him for a while and ended up seeing him 3 times during the same safari. I did share the video clips with Asif sir on Twitter a few weeks back. Yeah, I saw that. In my memory, I am attaching a photo I clicked of a Murkir female last year. May her soul rest in peace. एक तस्वीर लगाई जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नहीं, आपने मुझे वीडियो भेजा था, मैंने देखा था, इन्होंने ट्विटर पे मुझे टैग किया था। और बांदीपुर बहुत ही खूबसूरत जंगल है जी। हालांकि मैं एक ही बार वहाँ गया हूँ, और किस्मत देखिए कि आप गए, आपने ट्रैक किया। टाइगर देखने में मज़ा तभी आता है, एक होता है आप जंगल जा रहे हैं जी, वो रहा टाइगर, वाह। वो खूबसूरत है, वो तो मज़ा आपको उतना ही आएगा, लेकिन ढूंढना, ट्रैकिंग ए टाइगर, मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है। और फाइनली वो मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ बिल्कुल सही बात है। कमाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आगे भी शेयर करते रहिएगा। एक चिट्ठी अमेरिका से आई है, नेब्रास्का से। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप सभी ने जिस समर्पण और गहराई से रणथंबोर, उसके जंगलों, बागों और उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को शब्दों और अनुभव में पिरोया है, वो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। आपकी बातचीत में एक ऐसी आत्मीयता और प्रेम झलकता है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसने इस जंगल को सचमुच जिया हो, इसकी धड़कन सुनी हो और इसकी मिट्टी को गहराई से अपनाया हो। आपके अनुभव हमें इस समझने में मदद करते हैं कि जंगल और बाग सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है बल्कि सीखने समझने की इसका एक अनमोल ख़जाना है। जिस सहजता से आपने मछली उस्ताद और एरोहर्ड जैसे बागों की कहानियाँ और उनके बर्ताव को समझाया है, वो जंगल की वास्तविकता और संवेदनशीलता को आम लोगों तक पहुँचाता है। शेर खान, आसिफ सर और जमशेद जी को धन्यवाद, जिनकी टीम वर्क और महत्वपूर्ण प्रश्नों ने इस बातचीत को जीवंत बना दिया है। आपके प्रयासों से स्पष्ट होता है कि वन और वन्यजीव संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक भावनात्मक बंधन है। बिल्कुल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह प्रकृति समाज को जोड़ते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते रहें, प्रेरणा बने रहें। आपका दोस्त अभिनव, ओमाहा, अमेरिका से। पहले अभिनव भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से बैठकर वक्त निकाल कर हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। और आप जैसे लोग जब सारे लोग होते हैं, लेकिन आप स्पेशली आपके लिए, क्योंकि वहाँ भागा दौड़ी बहुत है अमेरिका में, तो आपने वक्त निकाला, हमारे शो को सुना, हमें ख़त लिखा, और जो बात इन्होंने कही ना टाइगर, और बिल्कुल वही है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे यकीन है कि जब आप आएंगे कभी इंडिया, स्पेशली दिल्ली, तो हमसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। और सीज़न तो आ ही गया यार घूमने का, सही बात है। सारे जंगल खुल गए हैं और अब मज़े ही मज़े हैं, मतलब आइए सर, आपका स्वागत रहेगा। तो अगली चिट्ठी, एक चिट्ठी और है जो नेपाल से आई है। अपन फेमस हो रहे हैं भाई। हाँ, अमेरिका नेपाल चल रहा है अमेरिका यार। अपने सुनील भाई ने दिख रहा है आजकल। हाँ, सुनील भाई के कमेंट्स में तो दिख रहे हैं, वो मेल पे नहीं आया है। अच्छा। मैंने कमेंट्स पढ़े उनके। बिग फैन ऑफ शेर खान फ्रॉम नेपाल। थैंक यू। Wanted to ask you guys a question. So most of the tigers in India have a name, T19, Tara, Matkasur, etc. And all of their areas and bloodline are tracked and recorded beautifully. Here in Nepal, that isn't the case. No names, no designated areas where you generally find them. Do you think Nepal should follow India's footstep for better conservation effort, or should the tigers in Nepal should be left wild and unexplored like they are? Again, thank you guys for the gem kind of a podcast. थैंक यू सो मच परितोष जी। देखिए, हर देश का अलग अलग हिसाब किताब होता है, मैं कहूँगा। जंगलात की बात करें, यस, हमारे यहाँ पे बहुत टाइगर्स के नाम होते हैं, उसके एरिया होते हैं। और नेपाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइगर हमारे जो हैं नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल जाते हैं, नेपाल से इंडिया भी आते हैं। तो वहाँ के अपने रूल हैं, उसमें मैं क्या ही बोलूँ। और अगर जिसमें जानवर खुश हैं, यानी हमारे जो जंगल के बाशिंदे हैं, टाइगर है, हिरन है, हाथी है, जो भी जितने भी लोग चरिंद परिंद वहाँ रहते हैं, अगर वो अच्छे से हैं तो अपने को क्यों हर जगह पे वो करने का है कि इधर नाम भी होना चाहिए भी। एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।
तो बहुत सारी और चिट्ठियां हैं, उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन वक्त की कमी है। अभी फ़िलहाल उनके नाम पढ़ लेता हूँ। नवीन पवार साहब, अर्जुन परशद, नितेश मरजारा, राकेश दत्त साहब की एक और चिट्ठी भी है पुरानी वाली जो भी पढ़ नहीं पाए हैं, चिन्मय पाठक, हर्ष द्विवेदी, ये सारी चिट्ठियां हैं। हम आगे एपिसोड्स में इनको शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कुछ कमेंट्स की तरफ ध्यान देने का। यूट्यूब कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, फिर भी हम यहाँ पे कुछ comments शामिल पढ़ते करते हैं, शामिल करते हैं। जो हमारा पिछला एपिसोड था जिसमें हमने बात की थी डॉक्टर रमाकांत पांडा साहब से, उस वाले एपिसोड के कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं जो बहुत मोहब्बत से लोगों ने लिखी हैं, और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट जो है वो अशोक चौधरी साहब का है। लिखते हैं, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत। जंगल की अहमियत और जंगल की सुंदरता कितनी अनोखी और ख़ूबसूरत है, ये डॉक्टर साहब की इस मुहिम से पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जंगल के पीछे कैसे लोग हैं जो जंगल को काटने का और विकास के नाम पर उसको बर्बाद कर रहे हैं। जंगल को जंगल ही रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी ने लिखा है, आसिफ भाई, जमशेद भाई सलाम, आज के खूबसूरत पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत के दौरान डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। डॉक्टर रमाकांत पांडा जैसे व्यक्तित्व जिनका काम बहुत ही कठिन है, तनाव से भरा हुआ है, लोगों की जान बचाने से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग भी जब पैशन को फॉलो करने के लिए वक्त निकालते हैं तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक सबक है कि हम भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। एक टस्कर के बारे में डॉक्टर साहब ने जो वाकया बताया कि कैसे वो भाला लगने पर रेंजर के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था, कि कुछ इंसान भी होते हैं और ऐसे इंसानों पर जानवर भी भरोसा करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने काम से कुछ वक्त निकाल कर अपनी प्रकृति का ख्याल रखें, उसे सांस लेने दें। जंगल जिंदाबाद। अनीता जी। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने चाव से हमारे शो को देखा। और ये वाली जो बात इन्होंने कही कि हाथी को भाला लगा था वो रेंजर के पास, ये मैं भी सुन करके ना बड़ा वो हुआ था, आश्चर्यचकित कह लें आप। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखती है कि जहाँ पे यकीन है, कहते हैं ना यकीन पे दुनिया कायम है, तो यकीन तो था उस तस्कर को कि मैं वहाँ जाऊँगा, जिसने मारा है वो दुश्मन है, हालांकि है इंसान, बट वो फ़र्क समझता था। करेक्ट। कि वो एक गिरा हुआ इंसान है धरती का और एक वो अच्छा इंसान है धरती का। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए, आगे भी सुनते देखते रहिएगा। कुमार स्वामी जी का कमेंट है, रमाकांत पांडा जी, आपका वर्क बहुत बढ़िया लगा, वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसे ही काम करते रहिए। अब्दुल नसीम शेख कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत खूब, कभी हमें ले चलिए जंगल, बहुत शुक्रिया। मोनिका मिश्रा कह रही हैं, बहुत बधाइयाँ सर। विजय भयंकर साहब ने लिखा है, जंगल जिंदाबाद। भयंकर जिंदाबाद। हाँ, और दिनेश साहब जो अपने आदमी हैं, जंगल जिंदाबाद लिखा उन्होंने कनाडा से। दिनेश साहब, जब भी आप इंडिया आएंगे, भले कहीं रहें, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे मिलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके हौसला अफजाई के लिए। जी। आयुष पांडे लिखते हैं, खानचा आपके पॉडकास्ट हमेशा दिल को छू लेते हैं, हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। एक दिली निवेदन है कि आप इंडियन बर्ड्स पर भी एपिसोड बनाइए। हमारे देश की धरती कभी अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज़ों से गूंजती थी, लेकिन आज कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर लोग इसके बारे में सही जानकारी पाएंगे तो शायद उन्हें बचाने की कोशिश में और भी जागरूकता आएगी। अच्छी सोच है। पांडे जी ने लिखा। आयुष, थैंक यू सो मच आयुष। सरफान खान साहब कहते हैं, खानचा जमशेद भाई, आजकल काफ़ी पॉडकास्ट में एक बात मिस हो रही है, एनिमल चार्ज। इस टॉपिक को मिस मत किया कीजिए प्लीज़। आज के पॉडकास्ट में एनिमल चार्ज की बात हुई तो मज़ा आ गया सुनकर। ज़रूर करेंगे यार, लेकिन चार्ज हर एनिमल नहीं करता, लेकिन जिसमें होगा उसमें अपन बताएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। सौविक साहब लिख रहे हैं, वन रिक्वेस्ट शेर भाई, when you bring a guest to the show, can you please include his name also in the subject video title like heart specialist डॉक्टर रमाकांत पांडा साहब के दिल में जंगल, वाइल्ड लाइफ, शेर खान पॉडकास्ट। इन्होंने एक सजेशन दिया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने इसका बिल्कुल संज्ञान लिया है, हम कोशिश करेंगे ऐसा करें। गायकवाड़ साहब ने लिखा है कि पॉडकास्ट तो अच्छा लगता ही है, और कमेंट्स तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो इस पूरी एपिसोड में लोगों ने किए हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही खानचा के साथ नए नए एपिसोड्स बनाते रहें। तो हम आगे भी इस तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, चिट्ठी, कमेंट्स, प्यार के लिए। और अपन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।